And India's Ministry of External Affairs has firmly rejected China's efforts to rename locations in the Indian state of Arunachal Pradesh. China has chosen this time to make another move. It is targeting Arunachal Pradesh again. It has issued a new list of names, where it has given Chinese names to Indian lands. Big breaking news on India Today Digital. India has firmly rejected China's latest attempt to rename several locations in Arunachal Pradesh, retaliating that the state remains an integral part of the country. अरे भाई बार बार हमारी अरुणाचल प्रदेश की स्टेट्स को उसका नाम देने से, अपना नाम नया देने से ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्टेट आपकी हो जाएगी या वो लैंड आपकी हो जाएगी। लेकिन चाइना के साथ यही है, वो हर बार ऐसे ही करता है। मतलब उसको लगता है कि मैं धीरे धीरे लैंड क्लेम करता रहूँगा तो एक टाइम पे आके वो लैंड उसकी हो जाएगी। तो ये खाली ऐसा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं कर रहा है, उसने पहले भी ऐसे किया है, तिब्बत के साथ भी ऐसे ही किया है और उसने पूरा तिब्बत उसने एक्वायर भी कर लिया। तो उसका ये स्ट्रैटेजी है ये सब करने की, उसको ऐसे ही करना है। क्या है कि चाइना ये सब हर बार ऐसे हवा में तो करता नहीं है, तो उसको कुछ स्ट्रैटेजी लगाता है, कुछ उसके दिमाग में होता है कि मेरे साथ ये सब कर, मैं सब ऐसा करूँगा तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये बहुत पुरानी मतलब एक उसकी स्ट्रैटेजी है। तो इसको स्टार्ट से ही शुरू करते हैं कि क्या हुआ था। मतलब जब उसने चाइना स्टार्ट में एक बहुत छोटा सा कंट्री था कंपैरेटिवली, तो आज जो उसके मैप में दिखता है पॉलिटिकल मैप, तो शुरू में क्या हुआ था कि चाइना एक थोड़ा छोटा मैप में कंट्री था, उसके बाजू में तिब्बत है। तो चाइना ने तिब्बत के साथ भी ये सब करना शुरू किया जो आज वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है। तो उसको धीरे धीरे लगता था कि मैं उस टाइम वहाँ पे इतना मतलब जैसे आज हमारा पॉलिटिकल स्टेटस है ऐसा नहीं होता था। अब क्या है 7th सेंचुरी में ना तिब्बत एक बिखरा हुआ ट्राइबल स्ट्रक्चर था। तो मतलब ऐसा छोटी छोटी रियासतें थी, सब अलग अलग थे, कोई एक उनका एक पर्टिकुलर वो नहीं था कि भाई हाँ ये इसका लीडर है। तो सब अलग अलग थे, अपनी अपनी कंट्री, अपनी अपनी छोटी छोटी रियासत, सब अपने हिसाब से चलाते थे, अपने अपने लीडर थे सबके। लेकिन तब आया सोंगसेन गाम्पो, तो उसने क्या किया कि एक वो विजनरी रूलर था जिसने उन सबको एक किया और एक तिब्बत अंपायर का एक उसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया कि भाई हाँ अब ये है तिब्बत। फिर उसके बाद चिंग डायनेस्टी के दौरान जो 1944 से 1912 तक चला, चाइना ने तिब्बत पर बार बार प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन कि भाई ये हमारा ही एरिया है, हमारा एरिया ऐसे ऐसे उसने क्लेम करना शुरू किया। लेकिन ये कंट्रोल कभी पूरी तरह से नहीं हो पाया, वो अपना ना तिब्बत के ऊपर ऐसे कंट्रोल पूरा एकदम कर नहीं पाया। तिब्बत एक अलग रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चलता रहा, जैसे दलाई लामा की लीडरशिप में लोगों ने चला था। अब चिंग एम्पायर्स, खासकर चिंग लॉन्ग ने कभी कभी तिब्बत के इंटरनल मैटर्स में दखल देना शुरू किया कि भाई उसके जो थोड़े उसके रूल्स थे वो सब थे, उन सब ने अपना दखल देना शुरू किया। जैसे कि चाइनीज़ को लासा भेजना, ये कुछ मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस करना, ये सब उसने करना शुरू किया। लेकिन ये सब सिंबॉलिक पावर प्रोजेक्शंस तक सीमित था। ग्राउंड रियलिटी ये थी, तिब्बत अपने फैसले खुद लेता था और बीजिंग का फरमान वहाँ हमेशा कभी ऐसा नहीं था कि वहाँ से कोई ऑर्डर आया तो उसको मानना ही मानना, नहीं मानते थे उसको, वो उस ऑर्डर को नहीं मानते। अब आता है इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट जो कि अभी तक खाली वो थोड़े क्लेम्स कर रहा था, लेकिन अब आता है टर्निंग पॉइंट जिसमें सब कुछ चेंज होने वाला था। अब कहानी आगे बढ़ने वाली है जिसमें कि वो बोलने से ज़्यादा अब उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस करने शुरू करे और धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू करा। तो ये सब हम मैप से समझेंगे। अब क्या होता है 7th से 19th अक्टूबर 1950 के बीच में क्या होता है कि जो चाइना अपने कुछ ट्रूप्स जैसे 40,000 ट्रूप्स जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनको आर्मी का नाम, जो एक आर्मी जो अटैक करने जाती है, जो एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसका नाम होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो येलो पार्ट है तिब्बत के पास में, ये है चामडो, ये तिब्बत का पार्ट होता था। ये इससे पहले ये ग्रीन था, लेकिन चाइना ने इस दिन यहाँ पे बैटल करी, अपने 40,000 ट्रूप्स भेजे वहाँ पे और बैटल ऑफ चामडो शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने उसको एक्वायर भी कर लिया। जिसमें वो क्या करते हैं, सबसे पहले जिनसा रिवर को क्रॉस करते हैं, चामडो रीजन में पहुँचते हैं तिब्बत में, और फिर वहाँ पे पूरा एरिया को एक बैटल जैसी होती है और फिर पूरे एरिया को एक्वायर कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है 23 मई 1951, जिसमें 17 पॉइंट एग्रीमेंट ऑन तिब्बत साइन होता है। वो क्या होता है, एक तिब्बतन डेलीगेशन जो नागापोए जिग्मे के लीडरशिप में बीजिंग गया था, उसने 17 पॉइंट एग्रीमेंट फॉर द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ साइन किया। इस एग्रीमेंट के थ्रू तिब्बत पर चाइना के अधिकार को ऑफिशियली स्वीकार किया गया, लेकिन बाद में तिब्बतन गवर्नमेंट ने इसको एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि तिब्बत डेलीगेशन को कोई भी ट्रीटी साइन करने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने ये दबाव में आके किया। तो ये सब 23 मई को हुआ, लेकिन तब तक चाइना जो है वो वहाँ पे अपना क्लेम करना शुरू कर दिया था। चाइना ने अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद वहाँ पे तो अपने कैंप्स बनाने शुरू कर दिए थे, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो चाइना ने अब इस चीज़ को, जो उन्होंने बाद में इसको क्लेम किया कि भाई ये दबाव में हुआ था, तो चाइना उसको नहीं मानता है, तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर बाद में बहुत सारी बातें होती है, वहाँ से दलाई लामा भाग के इंडिया आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो बुद्धिस्ट
उसका आगे रिलीजन वहाँ पे बनाते हैं अपना बुद्धिस्ट रिलीजन, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये तिब्बत का पार्ट था, वैसे तो तिब्बत का यहीं तक था, तो क्लेम कर लेता है चाइना पूरा उसको। अब यहाँ तक था तिब्बत, लेकिन इसके बाद अब आती है बात कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ कैसे बढ़ा चाइना और क्या क्या वो शुरू करता है। तो चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत का पार्ट है, ये उसका कहना है, ये सब उसके क्लेम्स हैं कि भाई किसी क्लेम को तो मतलब किसी वजह से तो वो क्लेम करता होगा ना अरुणाचल प्रदेश को, तो उसके बहुत सारे रीजन है। एक है कि वो बोलता है कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट था, तो हमने तिब्बत को क्लेम किया था, तिब्बत हमारा था, हमने एक्वायर कर लिया था उसको, तो हमें अरुणाचल प्रदेश भी मिलना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि चाइना के मुताबिक जो मैकमोहन लाइन डिफाइन हुई थी, अब मैकमोहन लाइन जो डिफाइन हुई थी वो ब्रिटिश इंडिया ने और चाइना के साथ बैठ के डिफाइन करी थी कि ये जो पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर लाइन जाती है, ये इससे नीचे का पार्ट इंडिया का है, इससे ऊपर का पार्ट चाइना का है, तो ये सब डिसाइड हो चुका था। लेकिन चाइना ने उसके बाद उसको अपोज करना शुरू कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। तो ये सब चाइना बोलता है कि जो मैकमोहन लाइन डिफाइन हुई थी वो अनफेयर है, ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती इम्पोज की थी 1959 के बाद, जब चाइना ने तिब्बत को वो कर लिया था, पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया था 1951 के आसपास। तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को वो अपना एग्रेसिवली उसने उसके ऊपर पुश किया कि भाई हाँ ये मेरा ही पार्ट है। अब कहानी उसके बाद ये चलती रही, धीरे धीरे हर कुछ साल बाद चाइना बोलता रहा कि भाई ये हमारा पार्ट है। कभी वो अपना एक मैप जनरेट करता है जिसके अंदर वो उस मैप अपने इंटरनेशनल मैप के अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखा देता है। कभी वो उस स्टेट के अंदर बहुत सारी जगहों को रीनेम कर देता है। तो ये सब हर बार वो करता रहता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि चाइना ऐसा क्यों करता है, मतलब उसको अरुणाचल प्रदेश क्यों चाहिए। कुछ तो रीजंस होंगे। अरुणाचल प्रदेश कुछ एक उसकी स्ट्रैटेजी है जो वो मतलब उसने अरुणाचल प्रदेश की तरफ ऐसा देखा। 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो एक वहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो डैम अगर वहाँ बना लेते हैं तो वो एक उसका एसेट बनता है चाइना का बहुत बड़ा। तो वहाँ पे वो अपना एक डैम बना सकता है जिसके अंदर वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बन सकता है वहाँ पे। तो ये एक उसका एसेट बहुत बड़ा काम आएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि अब चाइना क्या है, इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। उसने पाकिस्तान में अपनी इतनी सारी फंडिंग शुरू कर दी है, इतने सारा फंड वो कर चुका है। और उसके बाद श्रीलंका में भी उसने थोड़ा पोर्ट पे कब्जा करना शुरू करा। तो ये सब धीरे धीरे अब बांग्लादेश के साथ भी उसके टाइज हो रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वो पर्टिकुलर एक ऐसी जगह पे बैठा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के पास आ जाता है तो वहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि अब आपको मैं मैप में दिखा रहा हूँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत पतली सी जगह है, ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर या 22 किलोमीटर के आसपास की। तो वो इतनी पतली जगह है कि वहाँ से वो, जैसे मैं आपको अभी मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सिर्फ 22 किलोमीटर का एरिया है। ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये इंडिया। अब इसके पास यहाँ पे अगर वो अरुणाचल प्रदेश को ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो इसको देख सकता है। अब इसको इंडिया का चिकन नेक भी बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न ये है कि इस वाले मैप में अगर आप देखते हैं, इस मैप में अगर आप देखते हैं जो लेफ्ट से इंडिया आ रहा है और जो राइट में नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, उससे कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ये चिकन नेक है जो रोड से कनेक्ट करता है। अगर ये खत्म तो इंडिया का वहाँ से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि इंडिया के बाद चाइना, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर खत्म हो जाता है तो इंडिया के बाद चाइना, और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को तो वो पहले ही ऑक्यूपाई कर चुका है। ये उसका एक उसका पॉइंट बन जाता है कि इसलिए उसको अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरे को वहाँ पे डैम बन जाएगा। और उसके बाद बांग्लादेश से तो उसके ऑलरेडी टाइज इतने अच्छे हो चुके हैं कि अभी कुछ टाइम पहले वो चाइना गया था, उसने चाइना जाके बोला था कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अभी वहाँ पे बिजी है अपने वॉर में, तो हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके जो नॉर्थ ईस्ट है उस पर कब्जा कर सकते हैं। ये उसने चाइना को एक एडवाइस दी थी या फिर एक प्रपोजल रखा था। अब बात यह है कि चाइना जो है वो पर्टिकुलर इस टाइम पे उसने ये सब क्यों किया। हमारी जब वॉर खत्म हो रही थी या वॉर चल रही थी उसी टाइम पे उसने ये सब 27 स्टेट्स को अपना रीनेम करना क्यों शुरू किया। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि जैसे हमारी वॉर खत्म हुई और पाकिस्तान के अंदर एक अलग से एक फ्रीडम की वो शुरू हुई है कि भाई बलूचिस्तान को फ्री करना है पाकिस्तान से। तो वहाँ पे एक डिवाइड जैसा पार्ट शुरू हो रहा है कि ये पार्ट जो नीचे का है पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान बन जाएगा, ऊपर का पार्ट पाकिस्तान बन जाएगा। तो अगर चाइना ने इसको होने दिया या चाइना इसको नहीं रोकता है, ऐसा कुछ भी बनता है कि चाइना का इसमें पार्ट नहीं होता है, या इफ इन केस इंडिया बलूचिस्तान की हेल्प कर देता है और वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं, तो चाइना ने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे, बिलियंस ऑफ डॉलर जो वहाँ पे उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान में चला जाएगा। जिसमें सबसे बड़ी वजह है ग्वादर पोर्ट।
जो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे चाइना ने सारा कुछ इन्वेस्ट किया है, सब कुछ वहीं पे डाला है कि इसी को ये हमें चाहिए। वो एक ऐसा एरिया है जो बहुत मेजर है पोर्ट के रीज़न से। तो वो चीज़ जो है वो चाइना नहीं चाहता है कि इस टाइम पे मैं उसको खो दूँ। तो इसलिए उसके पास अभी करंट में करने के लिए यही था कि उसने नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाया कि हाँ भाई ये स्टेट्स हमारी है, ताकि हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होके इधर जाएँ और उधर से वो हमारा मतलब जैसे बलूचिस्तान ने अभी बोला कि इंडिया अगर हमारी हेल्प करेगा तो हम फ्रीडम मिल जाएगी हमें राजस्थान से। तो वो ये नहीं चाहता, तो इसलिए उसने यहाँ पे ये सब शुरू किया। तो ये सारी कहानी जो भी शुरू हुआ था तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, ये इसी टाइम पीरियड पे जब वॉर चल रही थी हमारी, तो ये सब एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था, जिसको समझाते हुए हमने आपको बताया कि कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे चलता आया, इस टाइम पे क्यों हुआ। ये था सारा कुछ जो चाइना का तिब्बत से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक आता है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान तक। तो ये समझाने के लिए है कि ये हुआ कैसे, और बाकियों को समझाने के लिए जो अभी करंट चल रहा है कि इंडिया जो है वो इतना वीक नहीं है। हम लेफ्ट में भी वेस्ट में भी अपना ध्यान दे सकते हैं 100%, हम ईस्ट में भी अपना ध्यान दे सकते हैं 100%, हम साउथ में भी अपना ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हमने श्रीलंका को धीरे-धीरे उसके चाइना के बर्डन से फ्री करवा रहे हैं। हम नॉर्थ में भी अपना 100% ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि हम देते आ रहे इतने सालों से। सियाचिन पे भी, पीओके पे भी धीरे-धीरे हमारा कंट्रोल बढ़ता ही चला जाएगा, और पीओसी भी उसका नेक्स्ट है। जब पीओके हो जाएगा तो पीओसी उसका नेक्स्ट है, फिर धीरे-धीरे। तो इंडिया चारों तरफ अपना ध्यान देने के लिए कैपेबल है। हमको कमज़ोर ना समझे, और कमज़ोर समझने की गलती तो ऑब्वियसली ना करें। तो